हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है अब अभी पंचायती राज व्यवस्था जो है कवर कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था मतलब स्थानीय शासन कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग दो जो है टॉपिक कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पंचायती राज व्यवस्था। इसके वजह से हम लोग जो है इसको 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं, और एक पार्ट में आपका बहुत थोड़ा क्वेश्चन हो पाया था, तो आज हम लोग जो है इसका पार्ट 3 जो है कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। इससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, सब आपका जो है पूरा कवर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रत्येक पंचायत का जो है कार्यकाल किस दिनांक से जो है 5 वर्ष का होता है। यानी आपके जो है आर्टिकल 243E में जो है 243E में क्या कहा गया है जो दोस्तों की पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। लेकिन ये 5 वर्ष जो है कब से काउंट किया जाएगा, तो ये आपको बताना है। ये 5 वर्ष कब से काउंट किया जाएगा, तो आप लोग बताइए कब से काउंट किया जाएगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें, ये बताइए कौन अपने प्रथम अधिवेशन के लिए जो निर्धारित तिथि है वहां से, या चुनाव की उद्घोषणा से, या उद्घोषणा है यहाँ जो उद्घोषणा है उसकी तिथि से, या चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, या सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो दोस्त ये बताइए इसमें से कौन सा जो है ये बताता है कि पंचायतों का कार्यकाल वहां से शुरू होगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा जो अपना प्रथम अधिवेशन है इसका, इसके लिए जो निर्धारित तिथि है वहां से, यानी फ्रॉम द डेट सेट फॉर इट्स फर्स्ट सेशन। जो इसका फर्स्ट सेशन है, पहला सत्र है, जब उसका अधिवेशन होता है तब से लेकर के जो है 5 वर्ष तक इसका निर्धारित किया जाता है। तब से काउंट किया जाता है कि उसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उसकी आर्टिकल्स में कहा गया, तो आर्टिकल्स आपको बता दिए। आर्टिकल 243E के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों में से जो है कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो ये बताना है ये कौन सा फंक्शन इसमें से जो है रिलेटेड नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। तो कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है दोस्त। पहला कह रहा है जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, यानी सेकंड कह रहा है स्वच्छता का जो है प्रबंधन, दूसरा तीसरा कह रहा है जो है जन उपयोगी सेवाएं, और चौथा कह रहा है लोक व्यवस्था का जो है अनुरक्षण। तो ये कौन सा जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत उसके कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा इसमें से है, सही उत्तर आपका रहेगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है। ये आपका स्टेट का सब्जेक्ट होता है। किसका सब्जेक्ट होता है, राज्य का सब्जेक्ट होता है। राज्य इस पे कार्य करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है सेल्फ गवर्नमेंट के जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके कार्य के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 243G में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके कार्य के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें जो है उल्लेख है, यानी पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। यानी संघ सूची मतलब यूनियन सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअल लिस्ट। तो किसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था उसका जिक्र किया गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है किसमें है। सही उत्तर आपका रहेगा ये स्टेट लिस्ट का जो है सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। क्या जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य सरकार का विषय है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ शेड्यूल 7 में जो है 7वीं अनुसूची में, कहा दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची में 3 विषयों का जो है जिक्र किया गया है, जिसमें क्या है ये तीनों विषय है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो 7वीं अनुसूची में जो तीनों विषय दिए गए हैं उसमें जो है जो स्टेट लेवल का स्टेट का जो है लिस्ट का सब्जेक्ट है उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है जिक्र किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 73वें संविधान संशोधन का जो है अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो ये पहला राज्य कौन है, द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लाई विथ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज। तो कौन सा है पहला ऐसा राज्य जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो है अभिपालन किया था, इम्प्लाई किया था जो है। तो मध्य प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश या राजस्थान।
तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था सबसे पहले? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जो पंचायती राज व्यवस्था को जो है अपनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो है आप जानते होंगे अप्रैल, अभी हम डेट नहीं बताएंगे क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका इसी से मिलने वाला है। अप्रैल 1993 में जो है, कब? 1993 में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को जो है अपनाया गया था। और ये आपको पता होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में जो है ये लाया गया था और 93 में इसको जो है अपनाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसी था जो 1993 में जो है जब ये अपनाया गया था, तो 1993 में ये भी मध्य प्रदेश में जो है इसके लिए जो है एक्ट ला करके ये लागू किया था। और पहली बार जो है 1994 में मध्य प्रदेश में लोकल लेवल पे जो है चुनाव हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात तो आपका हम पहले बता दिए कि हाँ, आज़ादी के बाद जो है या जब 73वां संविधान संशोधन पास नहीं हुआ था तब भी 1959 में 1959 में जो है नागौर में, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे तो उसका उद्घाटन किए थे। उसके बाद सेकंड स्थान पर आपका आंध्रा था जब वो पंचायती राज व्यवस्था जहाँ अपनाया गया था। लेकिन ये जो है जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ उसके बाद पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य था जो पहली बार अपनाया था। अगला है पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहे थे, ये दिवस कब मनाया जाता है। मैं इसलिए डेट आपको नहीं बताया था क्योंकि जो है अप्रैल में बताया हूँ, लेकिन ये आपको बताना अप्रैल में किस महीने में। आप देखिएगा यहाँ जब आपको बता दिया अप्रैल में है तो अप्रैल आपका एक ही है, 24 अप्रैल को जो है यह दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल कब दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 में जो है ये पूरे देश में जो है लागू हुआ था। तो इसी कारण से जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान के अंतर्गत जो है पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की जो है गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा जो है अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं को जो है 1/3 आरक्षण देता है? तो आपको पता होगा 33.3% जो है, या आप कह सकते हैं 1/3% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। किसमें? पंचायती राज जो है व्यवस्था में। तो इसके तहत जो है किस आर्टिकल्स को जो है प्रयोग किया जाता है? 243C या D या B या F। तो जो है कौन सा यूज किया जाता है ये आर्टिकल्स? आपको पता होगा। मान लीजिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए 100 सीट पे जो है इलेक्शन है उसमें से 33% महिलाएं जो है महिलाओं को जो है टिकट दिया जाएगा, यानी 33.5%, 33.5 भी नहीं कहेंगे, 33.33% कहा जाता है, 1/3 है जो है। तो इसके लिए जो है 243D का यूज किया जाता है। आर्टिकल 243D के तहत जो है महिलाओं को क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला है पंचायत चुनाव में जो है अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? क्या पूछ रहा है दोस्त? लागू नहीं होगा मतलब क्या लागू नहीं होगा? देखिएगा, ये जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है, लागू नहीं होगा। जो अभी आर्टिकल्स 243D के तहत हम लोग आप लोग को बताएं हैं कि इसके तहत जो है आरक्षण दिया जाता है और उसमें जो है अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से किस राज्य में जो है अनुसूचित जातियों के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये आरक्षण लागू नहीं होगा? इसके लिए एक्ट बनाया गया है। तो किसको इसमें लागू नहीं होगा? सही उत्तर आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, असम या तमिलनाडु। तो सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में यह जो है लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति का है ही नहीं है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जब है ही नहीं है तो वहाँ कहाँ से लागू होगा? तो इसको आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में ये जो है चीज़ें लागू नहीं होती है। और जो है आप जानते होंगे अनुसूचित जातियों को और जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण दिया गया है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि अगर राज्य चाहे तो ओबीसी को भी जो है इसमें, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है आरक्षण दे सकता है अगर राज्य चाहे तो, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो है अनुसूचित जातियों को जो है दिया गया है आरक्षण। अगला है भारत में जो है संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था? यानी इसको कहेंगे
व्हेन वाज दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जिसे कहते हैं PESA। क्या इसका मतलब क्या हो गया? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये सन बताना है कब जो है ये पेशा एक्ट जो है इसको कहा जाता है। पेशा एक्ट कब पारित किया गया था? और वो भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पंचायत जो है वो कहाँ एक्सटेंड उसका जो है एक्सटेंशन होगा, उसको बढ़ाया जाएगा कहाँ? शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल एरिया है वहां तक का इस कानून को जो है लाया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? जो पंचायती राज सिस्टम है उसको शेड्यूल एरिया तक भी जो है विस्तारित करना है। तो ये कब लाया गया था? 1996 में, 1993 में, 98 में, 95 में। तो दोस्त कब लाया गया था ये आपको बताना है। इस चारों में से विकल्प आपके सामने है, आप जो है फटाफट इसका कमेंट करके बताइए कब लाया गया था पेशा एक्ट। तो ये आपका 1996 में जो है पार्लियामेंट इसको पास करके पेशा एक्ट लाई थी। कब लाई थी दोस्तों? 1996 में। और इसका मतलब यही है कि जो है इसको एक्सटेंड करके क्या करना है? पंचायतों को शेड्यूल एरिया में लागू करना है। अभी 10th जो हमारे यहाँ जो 10 राज्य हैं, 10 स्टेट हैं। क्या है? 10 स्टेट हैं जहां ये जो है लागू किया गया है। अब 10 स्टेट में से अभी आपको बताएंगे, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, पहले इसको देख लीजिए तब मैं बताता हूँ। कह रहा राज्यों के निम्नांकित में से जो है किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर में विस्तार जो है अधिनियम 1996, यही चीज आपसे बताया ना कब लागू हुआ था? 1996 में। ये परिवर्तनीय नहीं है। तो ये आपको बताना, इसमें से चार जो आपके सामने विकल्प हैं, इन चारों में से किसी एक विकल्प में जो है ये पेशा एक्ट नहीं लागू किया गया है। तो राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या असम, मेघालय, तमिलनाडु। तो प्यारे मित्रों जो है बताइए आप लोग कि ये पेशा एक्ट इसमें से किस राज्य में लागू नहीं हुआ? पूरे जो तीनों इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें लागू नहीं है। तो पेशा कहाँ लागू नहीं है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा ये असम, मेघालय और तमिलनाडु। कहाँ लागू नहीं है? असम, मेघालय और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में जो है पेशा एक्ट लागू नहीं है। पेशा एक्ट अभी मैं आपसे क्या बताया? पेशा एक्ट आपके जो है 10 स्टेट है वहां लागू किया गया है। उसमें से आपका राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, 3 ये हो गए आपके। देखिएगा, जोड़िएगा आप। आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, 3 ये हो गया, सॉरी ये देखिएगा 3 और 3 ये हो गया आपका। तो उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, 3 ये हो गया। तो ये कितने हो गए आपका? 3 3 6 3 3 9। और यहाँ आपका एक छूट रहा है, शायद इसमें आपका MP नहीं है, मध्य प्रदेश आपका है। इसमें भी जो है पेशा एक्ट को जो है एक्सटेंशन इसका किया गया है, लागू किया गया है। यानी आपके ये 10 स्टेट हो गए जहाँ पेशा जो है आपका लागू है। तो इसमें से ये 3 राज्य हैं, असम, मेघालय और तमिलनाडु, ये लागू नहीं है। और पेशा कहाँ लागू किया जाता है? जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, शेड्यूल एरिया ज़्यादा रहता है, वहाँ पंचायतों को जो है पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए पेशा एक्ट जो है लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें से आपका राज्य कभी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो है पेशा एक्ट लागू नहीं है। अगला है ग्राम सभा का अभिप्राय है, यानी द मीनिंग ऑफ द ग्राम सभा इज। तो ये क्या है इसका मतलब ग्राम सभा का? तो एक पंचायत क्षेत्र के लोग जो है शामिल होते हैं, पीपुल ऑफ द पंचायत एरिया। और उसके बाद जिला अधिकारी से अभिसूचित है विशिष्ट लोग जो होते हैं, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं, या पंचायतों के सदस्य जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पंचायत, ये इसमें शामिल होते हैं। तो पूछ रहा है ग्राम सभा का अभिप्राय आपके जो है नज़र में क्या होगा? मतलब आपके नज़र में हो सकता है कुछ दूसरा हो, लेकिन जो हमारे यहाँ संविधान है उसके अनुसार जो है ग्राम सभा जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा ग्राम सभा का अर्थ? सही उत्तर आपका रहेगा ग्राम सभा मतलब होता है जो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। यानी पीपुल रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज लेवल पंचायत एरिया। तो ये कहाँ लागू होगा? ये आपके ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग होंगे वहाँ लागू होगा। तो बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति ग्राम सभा में, आप जानते होंगे 61वां संविधान संशोधन आया था। कितना आया था दोस्तों? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 1988 में आया था। कब आया था?
1988 में आया था, जिसके तहत ये कहा गया था जो वोटिंग का अधिकार है वो 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया जाएगा, और ये जो है 1989 से आपके लागू है। तो ये ध्यान रखना है, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है और जिनका जो निर्वाचक नामावली है वहां उसका नाम जो है उस लिस्ट में होगा, तो वो पंचायत का जो है पंचायत का क्या होगा, एक भाग माना जाएगा, उसमें जो पंजीकृत लोग होंगे। अगर 18 वर्ष से ऊपर भी हो गया, 18 ईयर से ऊपर भी हो गया, तो अगर वहाँ निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं है तो जो है पंजीकृत लोग नहीं माने जाएंगे, मतलब ग्राम सभा का अभिप्राय वहाँ वो शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास जी यानी ये कह रहा ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है। तो कौन सा जो है, कौन इसमें से जो है तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट जो है डेमोक्रेसी से संबंधित है? तो लोकपाल है, या पंचायती राज पद्धति है, या अंतरराज्य परिषद है, या क्षेत्रीय राजनीति है, रीजनल पॉलिटिक्स है? तो कौन सा जो है ग्रास रूट जो है डेमोक्रेसी से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें पंचायती राज पद्धति जो है, जो पंचायती राज पद्धति जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, ये आपके ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे स्तर पे जो है जा करके क्या कर रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र को बहाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहले हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे सरकार थी, उसके नीचे जो है कई सारे स्टेट कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे दोस्तों? स्टेट कार्य करते थे। उसके बाद से कोई सिस्टम नहीं था, तो क्या हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन ला करके ये जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया। उसमें जो है ग्राम पंचायत लेवल पर और नगर निगम नगर पालिका लेवल पर जिसको जो है लागू किया गया। तो इसके तहत क्या होगा, सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण हुआ। पहले दो लोगों के अंदर सत्ता क्या था, बटा था। अब ये जो है 3 लोगों मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी आ गया, तो इसका विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो अगर इसका जो है ये ग्रास रूट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो इसका जो है क्या होगा आपका, ये पंचायती राज सिस्टम जो है आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दिखा रहा है, इसको वर्णित कर रहा है। अगला है मित्रों, स्थानीय शासन की जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये कौन सी एक विशेषता नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फीचर्स ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट? तो क्या उसकी वैधानिक स्थिति है, ये इसलिए जो है, या स्टेटस है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, या केंद्रीय नियंत्रण है, सेंट्रल कंट्रोल है, या कर आरोपित कर जो है वित्त प्राप्त करने की शक्ति है? तो इसमें से कौन एक जो है स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है, फीचर्स उसका नहीं है लोकल गवर्नमेंट का? तो अभी आपसे बताएं जो है ये केंद्रीय नियंत्रण जो है, सेंट्रल जो कंट्रोल होता है, ये इस पर नहीं है। अगर सेंट्रल लेवल का पूरा कंट्रोल होगा, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हाँ सब चीज वही डिसाइड कर रहा है, हाँ इसको स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कंट्रोल कर रहा पूर्ण रूप से। तो यहाँ जो है केंद्रीय स्वतंत्रता अगर रहेगा तो लोकल लेवल पे जो पंचायत राज सिस्टम वो जो है, जो अभी हम लोग पढ़े जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो फिर स्थापित नहीं हो पाएगा अगर कंट्रोल रहेगा सेंट्रल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो ये पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, या जो है लोगों की हिस्सेदारी करता है, या सामुदायिक विकास करता है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है, या सभी करता है? तो इसमें से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसमें से शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ रहा है, या सामुदायिक विकास इससे हो रहा है? तो इसमें से कौन सा हो रहा है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा ये सभी ये चीजें हो रही हैं, ऑल ऑफ दी। तो ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था के आने से हमें हमारे यहाँ जो है ये इसका डेवलप हो रहा है। अगला है, ग्रामीण स्थानीय शासन का जो है पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के जो सुझाव का परिणाम था? तो दी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वाज ये रिजल्ट्स ऑफ द सजेशंस ऑफ व्हिच इंडियंस लीडर्स? तो किसके जो है सुझाव पर ये आया था? क्या JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, या MK गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे? तो कौन इसमें जो है पंचायती राज नामांकन ये जो है सुझाव दिया था? सीधे कह लीजिए जो है
पंचायती राज व्यवस्था के लाने के लिए कौन व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा जो है जोर दिया है कि पंचायती लेवल पे जो नीचे लेवल पर जो है डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये महात्मा गांधी इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा जोर देते थे। एम के गांधी इस पर बहुत जोर देते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे जो गांव का विकास होगा, गांव का जो है आर्थिक विकास केवल नहीं, गांव का जो है केवल आर्थिक विकास होगा तभी हम जो है विकास के रास्ते पे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव का आर्थिक विकास तो होना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए? आर्थिक विकास तो होना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ जो है क्या होना चाहिए? राजनीतिक और प्रशासनिक विकास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? राजनीतिक और प्रशासनिक विकास भी होना चाहिए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका? अगर जो है गांव का विकास करना है तो राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर अगर विकास करेंगे तभी गांव का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। तो ये किसका बात है? गांधी जी। आप जानते होंगे जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके तहत जो आर्टिकल 40 है, कितना है दोस्तों? आर्टिकल 40 है। उसके तहत क्या कहा गया है? ये राज्य का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य जो है मतलब राज्य मतलब यहाँ स्टेट नहीं, यहाँ सेंट्रल होगा। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है लाने के लिए कार्य करेगा। और इसी के तहत जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो है सरकार लाई थी, भारत सरकार लाई थी। अगला है अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज के लिए जो है किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, यानी व्हिच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाय द अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है अशोक मेहता ने कौन सा जो है इसमें से बात कहा था? विकल्प आपके सामने है, बताइए आप लोग। एक स्तरीय, दो स्तरीय, यानी 1 लेवल, 2 लेयर, 2 टीयर, 3 टीयर्स या 4 टीयर्स। तो अशोक मेहता जो है ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या किए थे? सुझाव दिए थे। आप अशोक मेहता समिति जो है कब गठित हुआ था? तो अशोक मेहता समिति जो है 1977 में 1977 में जो है स्थापित हुआ था। 1978 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट में ये कहा था ग्राम जो स्तर होता है उसको जो है पंचायती राज व्यवस्था को 2 टीयर सिस्टम में बदलना चाहिए, दो स्तरीय जो है करना चाहिए। इसमें 2 स्तरीय क्या था? एक जिला लेवल पर जिला पंचायत था और एक जो है 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों का जो है एक मंडल स्तर पर जो है गांव को बना करके जो है एक जिला लेवल पर जिला परिषद बना करके और एक जो है मंडल स्तर पर जो है मंडल पंचायत बना करके 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों का जो है उसमें क्या हो 20,000 लोग उसमें जो है प्रतिनिधित्व करें, उनको जो है मिला करके 2 लेवल पे जो है 2 टीयर सिस्टम जो है लागू करना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंचायती राज संस्था है? तो इसमें से चारों में से एक ऐसा राज्य है दोस्त, क्या है? सॉरी फॉर दैट। एक ऐसा राज्य है दोस्त जिसमें पंचायती राज संस्था है, बाकी 3 में नहीं है। तो ये आपको बताना है चारों में से किसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था है और 3 में नहीं है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो किसमें जो है पंचायती राज संस्था एक है, एक में है और बाकी तीनों में नहीं है। तो वो आपका राज्य है असम, जहां पंचायती राज संस्था जो है। बाकी ये 3 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। यन कर सकते हैं या यम स्क्वायर कर सकते हैं इसको ध्यान रखने के लिए, या आप कर सकते हैं यम। इसको इस तरह से मिजोरम और मेघालय और जो है आपका बीच में नागालैंड आएगा। कुछ इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। यम या यम स्क्वायर 3 ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज संस्था नहीं है। यहाँ जो है लोकल लेवल पे जो है क्या कार्य करती हैं, जो है वहाँ जो है स्पेशल वहाँ के लिए क्या कार्य करती हैं, जो है जनजातीय परिषद कार्य करता है। तो इसको ध्यान रखना, मेघालय, मिजोरम और जो है नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अगला है पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो हु विल बी अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
फॉर पंचायत इलेक्शंस। तो कौन जो है पंचायत के इलेक्शन के लिए जो है निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगा? राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, गवर्नर करेगा, या भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया है, जो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम उसके इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्य के राज्यपाल यानी बाय द स्टेट गवर्नर द्वारा जो होगा राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसकी नियुक्ति होगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा। आपको पता होगा राज्य में जो है जो पंचायती राज सिस्टम है उसको इलेक्शन कराने के लिए एक जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त गठित करने के लिए बात किया गया है। आर्टिकल 243 के तहत जो है इलेक्शन कराने के लिए बात किया गया है, इलेक्शन कराने के लिए राज्य में निर्वाचन आयोग की बात किया गया है, और उस आयोग का जो प्रमुख होगा वो जो है गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है शहरी स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को जो है कब दिया गया था? देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, शहरी स्थानीय शासन को जो है ये पूछ रहा है। तो कब जो है दिया गया था? 72वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें, 74वें, 75वें। तो कब जो है दिया गया था? आपको कितनी बार मैं बताया, इसके लिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 73वें के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को, और 74वें के तहत जो है नगर निगम जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोनों जो है 1992 में जो है पास हुए थे। यानी जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है क्या किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया था, जो 1 जून 1993 से जो है पूरे देश में इम्प्लीमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हो कि जब ये नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जो मेयर वगैरह का चुनाव होता है वो जो है इसी आर्टिकल्स के तहत होता है जो लाया गया है, मतलब इसी संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है मेयर। आप मेयर को जानते हैं, इनका कार्यकाल जो है मुख्यतः होता है द टेन्योर ऑफ द मेयर इज मेनली, मतलब कितने वर्ष का होता है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, या 4 ईयर, या 5 ईयर्स। तो दोस्तों आपको बताना है जो मेयर का जो चुनाव होता है ये जो है, पहले ये आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मेयर का जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। क्या होता है? या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ होता है, ऐसा दोनों होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेवल पर जो है इनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। यानी डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया इनका जो है चुनाव तो होता है, चाहे जैसे होता है, चाहे डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो पहले ये जानिए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यतः जो है मेयर का कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ ये इलेक्शन 5 वर्ष के लिए जब हो रहा है, ये इलेक्शन 5 वर्ष के लिए होगा, यहाँ डायरेक्ट जब चुनाव होगा वहाँ, मतलब जहां डायरेक्ट इलेक्शन जनता द्वारा हो रहा है, जनता द्वारा मेयर का चुनाव हो रहा है, तो वहां क्या होगा? 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होगा। लेकिन दोस्त याद रखना है, लेकिन क्या होगा अगर इनका चुनाव जो है इनडायरेक्टली होगा? क्या होगा? इनडायरेक्टली होगा। जिससे जैसे आप जानते होंगे पार्षद लोग जो है चुन के अगर इनको भेजेंगे, पार्षद लोग मेयर का चुनाव करेंगे, तब इनका कार्यकाल कहीं 1 वर्ष, कहीं 2.5 वर्ष होगा। ये भी निश्चित नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कहीं उदाहरण बताइए, तो आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ मेयर का चुनाव 1 वर्ष का होता है। अगर आप बेंगलुरु चले जाएंगे वहाँ भी जो है दिल्ली बेंगलुरु यहाँ चले जाएंगे तो मेयर का चुनाव क्या होता है? पार्षद द्वारा यहाँ चुनाव होता है मेयर का। और लेकिन आप वहीं जो है मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है, 2.5 वर्ष के लिए होता है। वहीं आप नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं आप ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, यूके ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, इन सब राज्यों में जो है पंचायत के जो मेयर होते हैं, सॉरी जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट का मेयर होता है उसका चुनाव जो है क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टली होता है, और इनका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। तो बातें आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी मुख्यतः जो है 5 वर्ष के लिए होता है। अगला है, क्या आपको एक सीन याद आ रहा है? जब अभी हाल ही में जो मेयर का चुनाव हो रहा था वहाँ चंडीगढ़ में, सॉरी
चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था, तब वहाँ जो है इलेक्शन कमीशन जो है, वहाँ का जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला व्यक्ति था, वो जो है पार्षदों को जो है गलत तरीके से जो है क्या कर रहा था, वोटिंग को जो है मिसलीडिंग कर रहा था, दूसरी तरफ जो है झुका रहा था वोटिंग को। मतलब उनका जो है जो वोट किए थे उनका जो है आप क्या कर रहा था, दूसरे पार्टी को जो है ट्रांसफर कर रहा था। उसके कारण से जो है पूरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, और वो जो है बाद में व्यक्ति उसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है फिर मामला गया, उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई फिर हुई। अगला कह रहा है किसी राज्य में जो है नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सक्षम है। हु एमंग दी फॉलोइंग इज दी competent to notify the boundary areas of a municipality in the state। तो उस एरिया को जो है कि कौन सा एरिया जो होगा ये अर्बन लेवल का जो है बॉडी होगा, इसको जो है घोषित करने के लिए या नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए पावर किसके पास है। भारत के जो है राष्ट्रपति के पास है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास है, या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री के पास है, या राज्य का विधानमंडल के पास है। तो चारों में से जो दोस्तों किसके पास ये पावर है जो अथॉराइज कर सकता है, सीमा क्षेत्र को अधिसूचित कर सकता है किसके लिए, जो है नगर पालिका के लिए। तो ये किसके पास पावर है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास ये जो है पावर दिया गया है, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के पास ये पावर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है भारतीय संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद में जो है जिला योजना समिति का गठन होता है। तो ये आपको बताना है कौन सा आर्टिकल्स है, इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आपको बताना है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये किस आर्टिकल्स के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आर्टिकल 243 ZD ZE या ZD 244 या 242 ZA। तो दोस्तों इसको सही उत्तर आपको लगाना है 243 ZD के तहत जो है क्या होता है, ये आपका जो है जिला योजना समिति बनता है। आप पहले ये जानिएगा हमारे यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो है नगर निगम के लिए जो है बात किया गया है, उसमें जो है नगर के लिए जो बात किया गया अर्बन लोकल बॉडी के लिए किया गया है, वो आपके आर्टिकल 243 P से लेकर के जो है 243 ZG तक इसका जो है जिक्र किया गया है, 243 ZG तक जिक्र किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके पहले वाला आर्टिकल आपको जब जो पंचायती राज सिस्टम उसको बताए ही थे कब तक लागू होगा। अब यहाँ जो है आपको ये बात ये ध्यान रखना है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो जिला योजना समिति है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनती है, जो पंचायत होते हैं और जो नगर पालिका या नगर परिषद होता है उसके जो संबंधित मामले होते हैं पूरे देश को इस कमेटी के द्वारा जो है जो निर्णय मतलब पूरा उसके द्वारा देखा जाता है और उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु जो है निम्नांकित निष्कर्षों में से जो है कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार जो है सही नहीं है। ये आपको बताना है वो सभी स्थान। तो ये आपको बताना है जो नगर क्षेत्र है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इन चारों में से कौन एक सही नहीं है नगर क्षेत्र को जो है निर्धारित करने के लिए। बाकी तीनों सही है, एक जो है सही नहीं है। तो कह रहा जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत हो उसको जो है नगर क्षेत्र जो है घोषित किया जा सकता है। फिर कह रहा जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो उसको जो है नगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, या जिसकी कम से कम जो है 60% पुरुष जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हो, यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हो। कितने 60% जो है मेल, वो भी फीमेल नहीं मेल। और जो कह रहा है जहाँ जनसंख्या का जो है घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है कि जब जो एक कंडीशन है जिसमें से ये कंडीशन नहीं होगा नगर क्षेत्र घोषित करने के लिए। तो नगर क्षेत्र घोषित करने के लिए आपका 4 कंडीशन होता है। चारों में से जो है ये तीनों सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है, यानी सही उत्तर आपका तीसरा ही रहेगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। यानी ये कह रहा जिनकी जनसंख्या जो है कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हो, यानी हुज एटलीस्ट 60% मेल पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
यहाँ जो कह रहा 60% 60% जो है पीपुल, वो भी मेल पीपुल जो है, ये गलत चीज कह रहा। क्यों? क्योंकि 75% पीपुल यहाँ होना चाहिए है, यानी राज्य के वहाँ के, सॉरी राज्य के नहीं, कम से कम वहाँ के 75% मेल जो पॉपुलेशन है, पुरुष प्रधान, जो पुरुष जो है जनसंख्या, वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हो, गैर कृषि कार्यों में जो है लगी होगी, तब उस क्षेत्र को जो है नगरीय क्षेत्र जो है घोषित किया जा सकता है। तो यानी ये 60% नहीं, यहाँ अगर 75% होता तो ये चीज़ सही हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची में जो है कितने विषय रखे गए हैं? तो ये 12वीं अनुसूची जो है, आपको बताए थे 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पूछ रहा पहले 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 16, 18, 22, 29। तो कितने विषय जो है 12वीं अनुसूची में दोस्तों हैं? तो 18 विषय जो है 12वीं अनुसूची में, 18 जो है सब्जेक्ट जो है 12वीं अनुसूची में डाला गया था। 12th शेड्यूल में जो है, 12th शेड्यूल में जो है कितने विषय डाले गए थे दोस्तों? आपके 18 जो है सब्जेक्ट डाले गए थे। वहीं आपका जो है, वहीं आपका जो है अगर देखा जाए, वहीं आपका अगर देखा जाए तो 11वीं जो 11th शेड्यूल आया था, 11th शेड्यूल में आपके जो है 29 सब्जेक्ट आपके डाले गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना। ये अर्बन लोकल के बारे में बात कर रहा है, अर्बन लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके लिए क्या क्या कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज का करें, आज का हम लोग जो है पॉलिटी का सेशन है, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी, स्थानीय शासन था, उसको हम लोग जो है कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो है अगला सेशन जो महत्वपूर्ण होगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। और ये देखिएगा जितना बताए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, और अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है इतना कहना कि अच्छे से आप जो अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि जो है सेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। इसी जो है जो डिस्कशन है, इसी से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखिएगा और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।